नमस्कार, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थात 5 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स सीरीज में आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही वीवीआई और उपयोगी साबित हो सकते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं तो इसके बारे में इस क्वेश्चन के बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा, लेकिन चलते हैं पहले फर्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, पाकिस्तान के निम्नलिखित प्रधानमंत्री से किसने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है? यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आ रहा है परवेज़ मुशर्रफ, 2 नंबर इमरान खान, 3 नंबर नवाज़ शरीफ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, परवेज़ मुशर्रफ सन 1999 में सेना प्रमुख थे और उन्होंने 1999 में तख्ता पलट करके उन्होंने खुद को राष्ट्रपति, वैसे पाकिस्तान में सर्वोच्च सत्ता प्रधानमंत्री का ही होता है, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान का संविधान लगभग मिलता-जुलता है बहुत हद तक, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लेकिन इन्होंने खुद को राष्ट्रपति के रूप में नामित किया और राष्ट्रपति को ही सर्वोच्च शक्ति की सत्ता का केंद्र बताया। लेकिन क्या हुआ कि अभी कार्यकाल अपना पूरा नहीं किया, इसके बाद इमरान खान ने अभी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, तब तक इनका कार्यकाल भी खत्म हो गया। नवाज़ शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन तीनों बार में कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। और इसके साथ मैं एक और पॉइंट नोट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया हुआ है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई है, क्योंकि वहाँ पे जो भी अब तक प्रधानमंत्री बना है वो 5 साल तक नहीं टिक पाया। चाहे राजनीतिक संकट हो, आर्थिक संकट हो या सैन्य संकट हो, किसी न किसी मतलब संकट के थ्रू उसके कार्यकाल को खत्म कर दिया गया है 5 साल से पहले ही। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में घोषित रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष है? यहाँ पे राइट आंसर देख सकते हैं, जैसा कि चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, भारत ऑप्शन आ रहा है ऊपर नीचे। इसको क्रम संख्या मानेंगे तो 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 कर सकते हैं। ये दोनों मतलब ये सबसे दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन है, इसलिए यहाँ राइट आंसर चीन होगा। अब यहाँ पे जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, टॉप 5 देश जिसके पास सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष है, तो यहाँ पे देख सकते हैं चीन के पास 3.39 ट्रिलियन डॉलर, जापान के पास 1.38 ट्रिलियन डॉलर और स्विट्जरलैंड के पास 1.08 ट्रिलियन डॉलर, भारत के पास 617 बिलियन डॉलर और रूस के पास 604 बिलियन डॉलर। तो यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वीवीआई और महत्वपूर्ण है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड कितना का निर्यात किया है? यहाँ पे राइट आंसर होगा 418 अरब डॉलर। 418 अरब डॉलर अर्थात 32 लाख करोड़। इसके साथ ही एक और पॉइंट मैं नोट कर रहा हूँ कि भारत का जो अब तक का जो भी निर्यात किया है ना, उसमें सबसे अधिक निर्यात इस वजह से ज़्यादा वीवीआई बनता है। सबसे अधिक निर्यात यानी अब तक भारत ने 418 अरब डॉलर का इतिहास में, मतलब भारत के इतिहास में कभी भी निर्यात नहीं किया है। निर्यात मतलब कोई सामान को दूसरी जगह मतलब विदेशों में भेजना, अपने देश की सामान को विदेशों में बेचना, ठीक है? तो यहाँ पे अब तक का सर्वाधिक यहाँ पे भारत ने भेजा है 2021-22 के दौरान। एक किसके थ्रू हुआ है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चालू हुआ था, उसी की वजह से ये सब हो पाया है। मेक इन इंडिया यानी भारत में सामान बनाओ और विदेश में बेचो, बाहर में बेचो। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, 418 अरब डॉलर का निर्यात हो सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे हाल ही में भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से नेपाल में किस भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है? जैसा कि आप समझ सकते हैं, भारत किस प्रणाली को बढ़ावा देता है, तो यानी भारत रुपे कार्ड को बढ़ावा दे रहा है। राइट आंसर का रुपे कार्ड। रुपे कार्ड को प्रारंभ किसने किया था? भारतीय पीएम मोदी जी ने, यानी मोदी ने यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने रुपे कार्ड को प्रारंभ किया था। उसके बाद से इन्होंने बहुत सारे देशों में प्रचार भी किया, जैसे सबसे पहले भारत में इसको बहुत ज़्यादा प्रचार किया, जिसके वजह से भारत में मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड जो दोनों अमेरिकी पेमेंट गेटवे कंपनी है, ठीक है? इसका बहुत मार्केट घट गया। उसके बाद में रुपे कार्ड का मार्केट के मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद में रुपे को कार्ड को इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में भी लॉन्च किया है। फिर इन्होंने भूटान में भी लॉन्च किया। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे मॉरिशस में भी लॉन्च हुआ। उसके बाद में यहाँ पे नेपाल में भी क्या हुआ कि लॉन्च कर दिया गया है। इस तरह से जान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये वीवीआई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रुपे कार्ड को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है, इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर नेपाल होगा। किस देश में हाल ही में लॉन्च हुआ था? नेपाल राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने किसी अगले 5 साल के लिए कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस, ये नहीं कहिएगा कि टाटा कंसल्टेंसी, इसका राइट आंसर टीसीएस होगा। टीसीएस का ही फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यहाँ पे किसी अगले 5 साल के कंपनी का एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब नियुक्त किया है, यानी कंपनी का जो सर्वोच्च पद होता है उसे उसमें मतलब किसको प्रधान बनाया गया है? तो यहाँ राजेश गोपीनाथ आंसर होगा, ठीक है।
इसको नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट के कारण सभी कैबिनेट मंत्रियों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। अभी आप लोग न्यूज़ पढ़ होंगे कि आर्थिक संकट किस देश में आया है? श्रीलंका में। और जैसा कि अब मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट। अभी वर्तमान में एक देश में राजनीतिक संकट और एक देश में आर्थिक संकट, और दोनों भारत के पड़ोसी देश है। तो राजनीतिक संकट यहाँ पे पाकिस्तान में हो गया और आर्थिक संकट श्रीलंका में है। वैसे तो पाकिस्तान में आर्थिक संकट भी है, लेकिन हालात मतलब अथी श्रीलंका की तरह उतने ख़राब नहीं है। मतलब वहाँ पे अभी हालात पूरी तरह से ख़राब नहीं, लेकिन राजनीतिक संकट बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है। तो यहाँ पे राजनीतिक संकट से जो भी प्रश्न आएगा अभी पाकिस्तान, और आर्थिक संकट से संबंधित श्रीलंका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे सर्वोच्च सत्ता राजपक्षे परिवार का है। राजपक्षे परिवार के बारे में मैं बता दूँ आप लोगों को। राजपक्षे परिवार के एक परिवार से 5 व्यक्ति देश की सर्वोच्च सत्ता पर विद्यमान हैं। यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और खेल मंत्री, सारे के सारे एक ही परिवार से, यानी 4 भाई और 1 भतीजा। खेल मंत्री भतीजा, और सारे मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और सॉरी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री, चारों भाई मिलकर संभाल रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस परिवार का। उसके बाद में आर्थिक संकट है जिसके बारे में पूरे देश भर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और राजपक्षे परिवार को सामूहिक विदाई की मतलब मांग कर रहे हैं, यानी सभी को इस्तीफा देने के लिए कर रहे हैं। मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, यानी सभी को वहाँ से हटने के लिए कर रहे हैं। जिसके कारण क्या हुआ है कि जो पूरा देश में प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद में वहाँ पे जैसे डीजल, पेट्रोल से लेकर खाने-पीने का कोई भी सामान मिलने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और इसके कारण पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद में राजपक्षे परिवार ने क्या हुआ, यानी उनके मंत्रियों ने 26 कैबिनेट मंत्री थे, 26 सारे के सारे 26 कैबिनेट मंत्रियों ने 2 अप्रैल को पूरा सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 350 टी20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? यानी 350 टी20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय, मतलब 350 टी20 मैच एक एक खेल चुके हैं, दूसरे बने हैं एम एस धोनी। इसका राइट आंसर होगा एम एस धोनी। जैसा कि आप यहाँ पे ब्लू कलर में देख रहे हैं, सबसे अधिक किसने खेला है? रोहित शर्मा 372 टी20 मैच अब तक खेल चुके हैं। एम एस धोनी 350 और सुरेश रैना 336। इस तरह से इसका श्रेणी क्रम भी है। ठीक है, तो राइट आंसर एम एस धोनी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात डब्ल्यू एच ओ अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यानी यूएन एजेंसी, यूनाइटेड नेशन एजेंसियों के जरिए किस वैक्सीन की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, डब्ल्यू क्या हुआ कि यहाँ पे राइट आंसर कोवैक्सीन होगा। कोवैक्सीन किसके द्वारा निर्मित है? भारत बायोटेक मतलब इसको कोवैक्सीन को बनाया है। ठीक है, और इसको क्या हुआ कि मैं इसके इतिहास में थोड़ा बता दूँ, इसका इतिहास क्या है। जो भारत बायोटेक जो कोरोना का वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन है, इसको मंजूरी मिलने के लिए डब्ल्यूएचओ से बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। बहुत सारे हस्तक्षेप के बाद इसको मिल पाया है। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि डब्ल्यूएचओ अर्थात यहाँ पे जो वैक्सीन मिला है कोवैक्सीन को मंजूरी, ठीक है, इसको मंजूरी मिलने के साथ यहाँ पे प्रतिबंध किस लिए लगाया गया है? डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि इसमें इस वैक्सीन पर कोई संदेह नहीं जताया है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जहाँ पे कोवैक्सीन वैक्सीन बन रहा है ना, वहाँ पे कुछ वहाँ का टीम वर्क में यानी काम करने के तरीके में गलती अपनाया जा रहा है। इस वजह से कहा है कि उसको सुधार करने के लिए यूएन एजेंसी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है, जो विभिन्न गरीब देशों में इसकी वैक्सीन को आपूर्ति कराती है और वहाँ पे वैक्सीन लगवाती है, उसको बोला है कि इसको फ़िलहाल आप मत लीजिए, जब तक ये सुधार नहीं करते। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। अंदर की क्या बात है वो तो नहीं पता चला, लेकिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट में बताया कि डब्ल्यूएचओ ने इस तरह की डिमांड के लिए ही भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को मतलब आपूर्ति पर रोक लगा दिया, यानी कहा कि अभी आप मत लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड का देश के सबसे बड़े किस प्राइवेट बैंक में विलय होगा? यहाँ पे देखिए, देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यानी घर जो खरीदता है लोग, तो उसमें सबसे अधिक लोन किससे मिलता है? एचडीएफसी लिमिटेड से। ठीक है, एचडीएफसी लिमिटेड से सबसे अधिक होम लोन मिलता है लोगों को। और देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन है? एचडीएफसी है। ठीक है, एचडीएफसी देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, देश के सबसे बड़े किस प्राइवेट बैंक में विलय होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बहुत वीवीआई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का एक में विलय हो रहा है, यानी एचडीएफसी लिमिटेड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में विलय होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के किस संगीतकार को 64वें ग्रैमी अवार्ड से अमेरिका में सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे 64वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन अमेरिका में किया गया था, ठीक है। और वहीं पे एक भारतीय को सम्मानित किया गया था, किस संगीतकार, इसका नाम है रिकी केज। रिकी केज अमेरिका में, इनका जन्म अमेरिका में होता है, फिलहाल ये बेंगलुरु में रहते हैं और फिर इन्होंने वहाँ पे अमेरिका गया तो यहाँ पे उन्हें 64वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ। यानी जो बोट और मरीन होता है उसके बारे में एक हमेशा कुछ ना कुछ सम्मेलन होते रहता है। इसका चौथा संस्कृत मतलब साल में एक बार होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है, कोची। कोची कहाँ स्थित है, केरला में, ठीक है। केरल में कोची स्थित है। इसको आप लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करते रहिएगा ताकि आप लोग को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है, किस देश की टेनिस स्टार इगा स्वितेक ने मियामी ओपन टेनिस खिताब। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई होता है। ये सब जो ओपन टेनिस होता है ना, एकल होता है, ये बहुत ज़्यादा वीवीआई होता है। किस देश की, और यहाँ पे जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका को हरा कर जीता। इस ज़्यादातर क्वेश्चन ये भी आता है, नाओमी ओसाका बहुत मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है। इसको ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, नाओमी ओसाका किस देश की महिला खिलाड़ी है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे राइट आंसर कर दीजिएगा जापान। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है, किसी देश की टेनिस स्टार इगा स्वितेक, यानी न्यू खिलाड़ी किसको कह सकते हैं। ये ज़्यादातर इनको पहली बार इनका नाम मैं भी सुन रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे होंगे शायद। तो यहाँ पे आ रहा है कि मियामी ओपन टेनिस खिताब। यहाँ पे देखिए, मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 का फाइनल मुकाबला जापान की नाओमी ओसाका को हराकर किसने जीत लिया, यानी किस देश की निवासी है। ईगा स्वितेक किसने जीता है, ईगा स्वितेक किस देश की निवासी है, पोलैंड। पोलैंड यानी पोलिस कह सकते हैं। पोलैंड के नागरिक को पोलिस कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, पोलिस, पोलैंड को नागरिक को पोलिस कहा गया है। तो यहाँ पे किस देश के, यहाँ पे किसने जीता, ईगा स्वितेक किस देश की निवासी है, पोलैंड को। और नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी है, जापान को। किस, इन लोगों का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खेल से संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा वीवीआई हो जाता है। फिर आ रहा तिरासवीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी किस राज्य को मिला है। यानी 83वीं जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस होगा 2022 में, उसकी मेज़बानी किस राज्य को मिला होगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय के राज्यपाल कौन है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वहीं पे मेघालय कहाँ है, पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थित है, असम के बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य सहायता दिवस 2022 को मनाया गया। यहाँ राइट आंसर होगा 4 अप्रैल को, ठीक है। यहाँ पे 4 अप्रैल को राइट आंसर होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जैसे खाद्यान्न में जो भी काम करता है उन लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। तो कब मनाया गया, 4 अप्रैल को, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अर्थात डीएमआरसी। डीएमआरसी मतलब यहाँ पे आप समझिए, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया एमडी प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, यानी हेड सर्वोच्च पद होता है, सीईओ एमडी सब मतलब सर्वोच्च पद होता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा विकास कुमार। विकास कुमार ने किसका स्थान लिया है, तो मंगू सिंह का स्थान लिया। पहले से मंगू सिंह डीएमआरसी का मतलब एमडी थे यानी प्रबंध निदेशक थे, लेकिन अब नया प्रबंध निदेशक विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रशासन और प्रबंधन पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। यहाँ पे राइट आंसर होगा अपराजिता वर्मा। अपराजिता वर्मा को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस जिला में यानी भारत के किस जिला में दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक गर्म स्थान कहाँ पे दर्ज हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा चंद्रपुर। 43 पॉइंट कुछ डिग्री 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया है, जो दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान पाया गया, ठीक है। ये नहीं कहिएगा कि दुनिया में पहला, नहीं, दुनिया में पहला है, उससे 43 डिग्री प्लस में हुआ है। यहाँ पे भारत का चंद्रपुर कहाँ है, चारों जिला महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चंद्रपुर भी महाराष्ट्र में है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हंगरी के संसदीय चुनाव में कौन चुनाव जीत के फिर से प्रधानमंत्री बन गया। यानी हंगरी में जो संसदीय चुनाव हुआ था वहाँ पे फिर से कौन चुनाव जीत कर
प्रधानमंत्री बन गए, यानी पहले से प्रधानमंत्री थे। एक और बात आप लोग को मैं बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा विक्टर ओरबान। विक्टर ओरबान यहाँ पे पहले से हंगरी के प्रधानमंत्री और फिर से चुनाव जीतकर इन्होंने संसदीय चुनाव जीतकर फिर से 2 प्रधानमंत्री ये बन चुके हैं। उसके बाद में और एक और बात बता दूँ आप लोगों को, हंगरी किस महादेश में स्थित है? तो हंगरी यूरोपीय महादेश में स्थित है और ये थोड़ा यूक्रेन जो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उससे थोड़ा बगल में ही देश है, बगल का ही देश है, ठीक है? इस पॉइंट को भी इस वजह से थोड़ा और भी वीआई हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश में आर्थिक संकट के कारण वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत कबराल ने त्यागपत्र दे दिया है? कुछ समय पहले मैंने इसी वीडियो में बताया है कि अजीत कबराल मतलब किस देश में आर्थिक संकट है, अभी के समय में आर्थिक किस देश में चल रहा है, तो श्रीलंका। वैसे तो और सारे भी देश में है लेकिन सबसे खराब स्थिति वर्तमान में अभी श्रीलंका की चल रही है आर्थिक स्थिति। और राजनीतिक संकट किस देश में सर्वाधिक व्यापक हो चुका है, तो वो है कि पाकिस्तान हो जाएगा। तो यहाँ पे किस अजीत कबराल, यहाँ पे राइट आंसर होगा श्रीलंका के गवर्नर अजीत कबराल ने केंद्रीय कैबिनेट की इस्तीफा, सामूहिक इस्तीफा के बाद उन्होंने ही अपना पद छोड़ दिया है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान AN-225 मारिया को नष्ट कर दिया है? यानी दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान जो बना हुआ था उसको यहाँ पे रूस ने नष्ट कर दिया है। यहाँ राइट आंसर रूस होगा। क्यों नष्ट किया है? रूस यूक्रेन के बीच जब युद्ध हुआ, ये किस देश की मालवाहक विमान है, तो यहाँ पे यूक्रेन होगा। और किसने नष्ट किया था? रूस होगा। रूस की सैनिकों ने जो यूक्रेन का सबसे बड़ा मालवाहक विमान था, यूक्रेन ने बनाया था दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान, उसको रूसी सेना ने युद्ध के शुरुआती समय में ही नष्ट कर दिया, यानी उसको उड़ा बम से ख़त्म कर दिया ताकि इस तरह की इसके पास मतलब संसाधन ना हो। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा, मतलब शयन मुद्रा यानी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शयन मुद्रा अर्थात सोए हुए मुद्रा में भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, और दुनिया की शायद चौथी सबसे बड़ी मूर्ति हो रही है। तो लेकिन यहाँ भारत की सबसे बड़ी हो रहा है, तो राइट आंसर होगा बोधगया। बोधगया कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार के गया जिला में स्थित है बोधगया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आयोजित हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र का दर्जा किसे दिया गया है? हैदराबाद, यहाँ पे देखिए, हैदराबाद साहित्य महोत्सव अतिथि राष्ट्र का दर्जा किसे दिया गया है? यहाँ पे राइट आंसर होगा हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र का दर्जा यहाँ पे ब्रिटेन को मिला है। यूके यूनाइटेड किंगडम, या यहाँ पे इंग्लैंड कह सकते हैं, इंग्लैंड ज़्यादातर लोग जानते हैं, और अंग्रेज। तो इंग्लैंड एक ब्रिटेन का शहर है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इस सब का आंसर यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड जो भी है, तो इस यहाँ पे इस तरह से जवाब दीजिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित आदिवासी ध्वज का विवाद किस देश से संबंधित है? आदिवासियों के ध्वज से संबंधित विवाद हुआ था, ठीक है। यहाँ पे किस देश में हुआ था, तो इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आदिवासी ध्वज को लेकर वहाँ पे विवाद हुआ था, ठीक है। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली है? यानी वहाँ पे अब तक मालगाड़ी कनेक्टिविटी नहीं मिली थी, यानी सिर्फ यात्री यात्री मतलब ट्रेन को इजाज़त था, लेकिन मालगाड़ी को पहली बार वहाँ पे कनेक्टिविटी मिली है। किस राज्य को होगा? मणिपुर। मणिपुर कहाँ है? पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और के पास स्थित है, ठीक है। अरुणाचल और असम के पास स्थित है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? यानी हाल ही में दिल्ली को स्टार्टअप राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक 2021-22 में सर्वाधिक स्टार्टअप सॉरी यहाँ पे मुंबई मैंने कर दिया, सर्वाधिक स्टार्टअप दिल्ली में शुरू हुए हैं, ठीक है। और सबसे अधिक मतलब पहले से कहा था स्टार्टअप राजधानी नहीं, 2021 से पहले मिलता था हर साल बेंगलुरु का, लेकिन 2021-22 के जो आंकड़ा आया उसमें सर्वाधिक स्टार्टअप दिल्ली में शुरू हुआ। उससे पहले बेंगलुरु में होता था, लेकिन बेंगलुरु दूसरे स्थान पर हो गया है। इस वजह से स्टार्टअप राजधानी के दर्जा हाल ही में किसे प्राप्त हुए थे? यहाँ पे राइट आंसर दिल्ली होगा। दिल्ली को मिला है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी अब पहले से ज़्यादातर स्टार्टअप बेंगलुरु से शुरू होता है, लेकिन अब क्या हुआ है कि चेंजिंग हो गया, अब दिल्ली से भी बहुत सारे स्टार्टअप शुरू है। वैसे तो मुंबई से हो, लेकिन लोग थोड़ा पीछे है। इसी के साथ और उसके बाद में एक और बात बता दूँ, जो भी इसका आंसर है आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहे तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से जो भी आप क्वेश्चन बनाएंगे उसके यहाँ पे आंसर सॉल्व देख सकते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो से समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव उसे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।